बभूव कलशं ददर्णवाद्य पीयूषपूर्णममरत्वकृते सुराणां ऋग्जालजीर्णजनता जनितप्रशंसो धन्वन्तरिः स भगवान् भविकाय भूयात्। तो धन्वंतरि को भगवान धन्वंतरि का वंदन करके और हमारे गुरु श्री प्रता जोशी और नाना जोशी सर और उनके सुपुत्र श्री प्रवीण जोशी सर, इन दोनों गुरुओं को वंदन करके मैं शुरू करता हूँ। प्रवीण जोशी सर हमारे भी गुरु रहे हैं, उनके पास से हमने विद्या कर्म सीखा है। कई लोगों के पास से हमने कुछ कुछ सीखा है, उनमें वो भी है। तो आज का हमारा विषय है कि आयुर्वेद में व्रण विचार। तो इस हिसाब से हम आगे देखेंगे कि ये हमने सब्जेक्ट क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ा बता के फिर आगे जाते हैं। देखिए, सामान्य जन में तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग है सबको कि आयुर्वेद ये एंटीसेप्टिक के बारे में कुछ नहीं जानता और इसके लिए व्रण और वर्णकर्म, इसके लिए आयुर्वेद का कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसे जन सामान्यों की समझ है। तो इसको छेद देने के लिए हम आपके सामने ये विषय लाया है। दूसरी बात यह है कि सामान्यतः जो भी वैद्यगण या डॉक्टर रहते हैं, उनके पास यदि कोई रुग्ण आता है घाव लेके, तो वो घाव का पट्टबंधन करने के लिए अपने नर्स या वार्ड बॉय के यहाँ भेजते हैं, खुद कुछ करते नहीं है। और बात ऐसी है कि आयुर्वेद के हिसाब से व्रण की अवस्था देखकर चिकित्सा करना चाहिए। जब भी आप शुरू में व्रण का रुग्ण देखते हैं, तब आप जो व्रण की अवस्था देखते हैं वो होता है दुष्ट व्रण। और दुष्ट व्रण जब भी होता है तभी उसकी शुद्धि किए बगैर अगर आपने चिकित्सा शुरू की तो आपको सफलता विशेष नहीं होती और वो चिरकारी बन जाता है। तो ये बातें जो है कि शुद्ध व्रण होने के बाद ही रोपण चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन तेल और रोपण तेल ऐसा आपने सुना है। तो शोधन तेल ये व्रण शोधन के लिए काम करता है और रोपण तेल ये व्रण रोपण करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इस हिसाब से ये सभी जो नर्सेस है, ये वैद्य के सहचर्य है, उनके लिए जो भी शिक्षा दी जाती है उनके अभ्यासक्रम के हिसाब से, तो उसमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। और इसलिए जब भी आपके पास कोई व्रण का रुग्ण आता है तो वैद्य ने खुद उसकी जांच करनी चाहिए और उसी के बाद में उसकी अगर चिकित्सा करे तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आपके लिए हमने कोई रुग्णों के यहाँ नमूने पेश करने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं कि व्रण शब्द कैसे निर्माण हुआ। रुणोति इति व्रणः अथवा रूढ़ेपि व्रणवस्तु न नश्यति इति व्रणः। सुश्रुताचार्य ने ये ऐसी व्रण की व्याख्या भी की है। व्रण उसे कहते हैं कि जो ठीक होने पर भी कुछ वहां निशानी छोड़ जाता है। और व्रणवस्तु के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो व्रणवस्तु रूढ़ होने पर भी, उसका व्रण घाव ठीक होने पर भी उसका निशान रह जाता है, उसको व्रण बोलते हैं। इसका वेदना की प्रकार से दो लक्षण इसमें आप देख सकते हैं। एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशेष। ये सामान्य लक्षण जो रहता है उसमें रुक या वेदना, ये लक्षण प्रमुख रहता है।
और विशेष लक्षण जो होते हैं वो वात, पित्त, कफ और रक्त इनके हिसाब से लिंग विशेष रहता है, ऐसा सुश्रुताचार्य ने बताया। तो आगे उन्होंने बताया कि वर्ण गात्र विचूर्णने व्रणयति इति व्रणः। तो गात्र विचूर्णन, इसके ऊपर डल्लन ने टीका जब की है तो उन्होंने लिखा है कि गात्र विवर्णनम, यहाँ घाव भरने के बाद यहाँ वैवर्ण्य निर्माण होता है और कई जगह वो अपनी निशानी भी छोड़ देता है। अभी यहाँ वर्ण वस्तु बताई गई है। वर्ण वस्तु जो बताई गई है, हेलो, आवाज कैसे आता है? ये वर्ण वस्तु 8 प्रकार की होती है, ऐसा सुश्रुताचार्य ने बताया है। उन्होंने वर्ण वस्तु यानी वर्ण का अधिष्ठान, वर्ण जहाँ होता है और जितना गहरा होता है उसके हिसाब से वो 8 प्रकार की वर्ण वस्तुएं बताई गई है। पहला है त्वक, दूसरा है मांस, तीसरा है शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। आप त्वक से हमने शुरू किया है। यहाँ जो कोष्ठ लिखा है उसके बदले में चरकाचार्य जी ने मेद को वर्ण वस्तु बताया है। इतना ही फर्क है, बाकी वही है सब। तो ये जो व्रणायतन है, तो आयतन का मतलब स्थान है, आयतनम नाम स्थानम। और ये आयतन जो होते हैं वो अंग प्रत्यंगातिक होते हैं और यही यहाँ बताए गए हैं। अभी ये वर्ण वस्तु और व्रणायतन है, ये जो दो शब्द है ये सुश्रुताचार्य ने बताए हुए हैं, और वर्ण स्थान ये चरकाचार्य जी ने लिखा है, और डल्लन जी ने वर्ण चिन्ह ऐसा शब्द प्रयोग किया है। अभी ये जो घाव रहते हैं उनके कई आकार रहते हैं, कई आकृति रहती है। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि ये 4 प्रकार की होती है: आयत रेक्टेंगल, चतुरस्र स्क्वायर, वृत्त यानी गोल राउंड, और त्रिपुटका ट्रायंगल। तो इस प्रकार के घाव के विविध आकृति रहती है। अभी हम देखते हैं व्रण के प्रकार कितने होते हैं। ये प्रकार जो है वो हेतु के हिसाब से 2 प्रकार है। एक है शारीर या निज, और दूसरा है आगंतु। अभी इसमें क्या फर्क रहता है, देखिए। शारीर व्रण जो रहते हैं वहां दोषों की दृष्टि पहले होती है, उसके बाद में व्रणशोथ निर्मित होती है, और उसके बाद में व्रण की निर्मित होती है। तो यहाँ दोष दृष्टि पहले है, लेकिन आगंतु जो व्रण है यहाँ व्रण पहले निर्माण होता है और बाद में दोष दृष्टि होती है। ये यहाँ फर्क ध्यान में लाना चाहिए। अभी इसमें हमने जैसा अभी बताया, शारीर जो व्रण होते हैं वो वात, पित्त, कफ और शोणित और सन्निपात इनसे बने हुए रहते हैं। और आगंतु जो रहते हैं वो कई प्रकार के प्रहार होते हैं। कहाँ विषय प्रयोग होता है, विषय प्रयोग यानी जो जंगम विष जैसे सांप वगैरह रहते हैं या कुत्ता होता है, नहीं तो चूहा होता है, इनके काटने से होने वाला व्रण होता है, वो विषय में आता है। और कहाँ अगर आप ऊंचाई से गिरे तो भी व्रण हो सकता है। और उसी प्रकार कई प्रकार के आयुध है, जैसे परशु,
या बाण है, धनुष का बाण, या आप देखेंगे तो गोली, गोली से भी घात होते हैं, और ये अभिघात होने पर ये आगंतुक वर्ण की निर्मित होती है। चरकाचार्य ने विंशति वर्ण 20 प्रकार के वर्ण का वर्णन किया हुआ है, और उसके वर्ण कैसा दिखता है, या उसमें वो ऊंचा होता है, नीचा होता है, उसमें से स्राव होता है, नहीं होता है, इस प्रकार से ये 20 प्रकार के वर्ण उन्होंने बताया है। वो चिकित्सा स्थान 25वें अध्याय में आपको पढ़ने मिलेंगे। वर्ण प्रकार आगे के देखते हैं। पुनश्च द्वेधा व्रणो दुष्टः शुद्धश्च। अभी ये जो वर्ण प्रकार है, ये उसके कैसे दिखते हैं उसके ऊपर से है। मतलब वर्ण का दर्शन जो रहता है उस हिसाब से ये विभाजन किया हुआ है। और यहाँ दुष्ट वर्ण जो होता है तो वातादि सरक्त ही पंचदशदा विद्यते, ऐसा हिंदू टीका ने लिखा हुआ है। और सुश्रुताचार्य ने और भी वर्णों का वर्णन किया है कि हेतु के हिसाब से जैसा हेतु हो, ये बाह्य वर्ण मतलब आगंतु वर्ण का वर्णन किया हुआ है। छिन्नम भिन्नम तथा विद्धम क्षतम पिच्चितमेव च। अब ये सभी जो है एक घाव कैसा लगता है उस हिसाब से इसका वर्णन किया हुआ है, और इस प्रकार ये वर्णों का विभाजन किया हुआ आप देख सकते हैं। अभी यहाँ हम देखते हैं शुद्ध वर्ण। शुद्ध वर्ण या इस जिसमें दृष्टि नहीं होती है वो किस प्रकार का रहता है? जिह्वा तलाभ। अभी जिह्वा तलाभ, ये जिह्वा बाहर निकाल के जब भी दिखाई जाती है तभी उसका जो वर्ण रहता है उस हिसाब से ये उस वर्ण का ये शुद्ध वर्ण होता है। और यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये जिह्वा जो है ये निराम या प्राकृत जिह्वा का वर्णन है। जहाँ साम जिह्वा होती है उस जिह्वा का वर्ण यहाँ अपेक्षित नहीं है शुद्ध वर्ण के लिए। और उसमें और सारी लक्षण जो है तो ऐसे है। विगत वेदना, उसमें से वेदना नहीं होती है। जब भी शुद्ध होता है तो वेदना नहीं होती है। और तीसरा लक्षण मुख्य है वो निराश्राव, उसमें से कोई श्राव नहीं निकलता है। तो इस प्रकार ये शुद्ध वर्ण के लक्षण सुश्रुताचार्य ने बताया है। चरकाचार्य ने भी जो बताया है उसमें उन्होंने लिखा है न अतिरुक्त, मतलब अल्प वेदना युक्त हो, यानी वेदना तो रहती है लेकिन वो अल्प रहती है, ऐसा चरकाचार्य मानते हैं। और न अतिरक्तो, ज्यादा लाल रंग का नहीं होता है, न कि पांडु न कि श्यावो। इस प्रकार चरकाचार्य जी ने ये शुद्ध वर्ण के लक्षण बताए हुए हैं। अभी आपको आपके यहाँ जब भी पेशेंट आता है, जब भी रुग्ण आता है तो ये दुष्ट वर्ण लेके आता है। तो दुष्ट वर्ण कैसे जाना जाता है इसके लिए लिखा है। चरकाचार्य कहते हैं कि सपूति गंधो, उसके अंदर पस रहता है और उसका दुर्गंध आती है। विवर्ण होता है, मतलब शुद्ध वर्ण हमने देखा कि वो जिह्वा तालाब रहता है, लेकिन अशुद्ध वर्ण जो रहता है विवर्ण रहता है। हम आगे कुछ उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे, वहाँ आपको उस हिसाब से जान पड़ेगा। बहुत स्राव, उसमें से बहुत सारा स्राव निकलता रहता है। महारुजा या महारुख, उसमें से वेदना बहुत सारी रहती है। तो ये चरकाचार्य ने बताया है। सुश्रुताचार्य बोलते हैं कि अति संवृत्तो अति विवृत्तो। अभी ये दुष्टवर्ण जो रहता है
वो या तो अति संकुचित रहता है, जैसे कि हम नाड़ी व्रण इस प्रकार का व्रण जानते हो, उस प्रकार का रहता है। और आगे सब उन्होंने लिखा है कि अति कठिनो, अति मृदु, उत्सन्नो, औत्सन्नो। कभी कभी वो घाव जो रहता है ऊपर आया हुआ लगता है, कभी कभी नीचे दब गया ऐसा लगता है। और कृष्ण रक्त पीत शुक्लादि नाम वर्णानम अन्यतमो वर्ण, बहुत सारे वर्ण उसमें हमें दिखाई देते हैं। और उसमें ऊती स्राव होती है, मतलब पूय स्राव रहता है। और अमध्य अमध्य दर्शन गंधो, उसका जो दर्शन रहता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। और उसमें बदबू भी आती है। ये कैसा रहता है? ये अत्यर्थ वेदनावान रहता है, इसमें वेदना ज्यादा रहती है। और उसमें दाह, पाक, राग, कंडू, शोक इत्यादि अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। और कभी कभी वो दीर्घ कालानुबंधी होता है, क्रॉनिक वुंड जिसको बोलते हैं, वो उस प्रकार का रहता है। अभी यहाँ हम दुष्ट वर्ण देखते हैं। यहाँ ये बाएं तरफ जो 9/11 का जो व्रण है, जब भी हमारे पास आया तभी उसको साफ करके ये फोटोग्राफ लिया हुआ है। ये एक रुग्णा थी कुछ 50 बरस की, और उसको इस व्रण के लिए एम्पुटेशन की सलाह दी थी। और उसके कारण वो हमारे पास आई। 4 दिन के बाद आप दाहिने साइड में देख सकते हो, 4 दिन के बाद उसको साफ करके ये इस प्रकार का चित्र उसका बदली हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी ऐसा हम कर सकते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक का वापर न किए करते हुए। अभी यहाँ सुश्रुताचार्य ने भी रूह्यमान व्रण के लक्षण बताए हुए हैं। ये जो लक्षण है ये इस प्रकार है कि यस्य अंतः क्लेद वर्जिता, जहां जिसमें से कोई भी क्लेद नहीं है, इस प्रकार के होते हैं। कपोत वर्ण प्रतिमा, कपोत यानी कबूतर, कबूतर के वर्ण के समान दिखते हैं। स्थिरा पिटिका अंतस्तर होती, वो स्थिर होता है। और इस प्रकार का वर्ण जो रहता है उसे रूह्यमान बोलते हैं। और जब भी वो घाव पूरा मिट जाता है तो किस प्रकार से दिखता है वो, उसका वर्णन सम्यक रूढ़ वर्ण लक्षण में आया है। समतलम यानी उसमें ऊंचा या नीचा कुछ नहीं होता है। त्वक सवर्णम, त्वचा का वर्ण उसको प्राप्त होता है। रूढ़ वर्तमानम, अगर उसमें कुछ छेद हो तो भर जाता है। अशूनम, उसमें शोथ नहीं है। अरुजम, मतलब अत्यधिक वेदना, ये जो लक्षण था वो जिसमें बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे व्रण को सम्यक रूढ़ व्रण कहा जाता है सुश्रुताचार्य। यहाँ हम दो चित्र फिर उसी पेशेंट के देखते हैं। देखिए यहाँ ये बाई बाई और जो फोटो दिखता है 1811 का, तो वहां आप देखेंगे कि ये रूह्यमान है, बीच में छेद, एक बड़ा छेद दिखता है। और कुछ 9 दिन के बाद आप उसका चित्र हम दाहिने ओर देखेंगे कि वो किस प्रकार भर गया है। कि यहाँ उसको त्वक सवर्ण हो गया है, कोई रूढ़वर्त्म हो गया है, उसके जो बॉर्डर थी वो भी फ्यूज हो गई है। और इस प्रकार ये जो व्रण रहा, ये व्रण रूढ़ व्रण है। अभी ये जो व्रण रहते हैं इसमें कई तरह के गंध होते हैं। तो ये किस प्रकार होते हैं, ये चरकाचार्य जी ने
चिकित्सान के 25वें अध्याय में लिखा है। सर्पिहि तैलवसापूय रक्तश्रावाम्लपूतिका व्रणानाम व्रणगंधज्ञैहि अष्टौ गंधा प्रकृतिता। 8 प्रकार के गंध उसमें आते हैं, ऐसा लिखा है। अभी यहाँ शायद आप ऐसा सोचेंगे, यहाँ श्राव जो है ये तो वर्ण वर्ण का गंध नहीं हो सकता, अम्ल है। श्राव है वो हम नेत्र से देख सकते हैं, और अम्ल है वो रस रस ज्ञान है। तो इसमें उन्होंने टीका में ऐसा लिखा है कि श्राव जो है वो ऐसा मानना चाहिए कि जैसे तांबे के बर्तन में अगर दही घिसा जाए तो वहां जैसी गंध आती है तो उसको श्याव गंधव कहते हैं। और दूसरा भी उसमें पाठ भेद है, ये श को य जोड़ने के बगैर श्याव शव शव ऐसा लिखा है। शव यानी प्रेतगंधी जो रहती है उसके प्रकार के। तो ऐसा ये गंध का एक प्रकार है। और अम्लगंध जो है वो उसके लिए उन्होंने टीका में लिखा है कि अम्ल रसात्मक जो चीजें रहती है जैसे कि इमली वगैरह है, तो अगर हमें उन्हें न देखे तो भी उसमें भी एक कुछ विशिष्ट गंध रहता है और उसके अनुसार हम पहचान सकते हैं। या तो दूसरा उदाहरण ऐसा है कि आम जब कच्चा होता है तभी उसका जो गंध रहता है और पके आम का जो गंध रहता है, ये दोनों आम वही होके भी ये भिन्न भिन्न रहते हैं। तो कच्चे आम का जो गंध रहता है वैसा व्रणगंध हो सकता है, ऐसा चरकाचार्य जी का कहना है। वैसे ही शुश्रूषाचार्य भी कहते हैं कि उन्होंने भी कई गंध लिखे हैं। उसमें पंकगंध यानी कीचड़ जो रहता है, भूमिगंध, ये तो आपको सबको मालूम है कि जब भी बरसात का मौसम होता है, शुरुआत की बरसात गिरती है, तभी जो भूमि में से गंध आता है वैसे। तो ऐसे कई सारे गंध इन्होंने भी बताए हुए हैं। हमारे पास समय की कमी होने की वजह से हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बाद में ये व्रण जो होते हैं, ये कई व्रण उसमें कृच्छ्र साध्य रहते हैं, और कृच्छ्र साध्य के जो व्रण है उनके बारे में अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह शुश्रूषाचार्य ने बताया है। कुष्ठी नाम विषजुष्टानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणा कृच्छ्रेण सिद्ध्यन्ति येचाम चस्यु व्रणे व्रणाः। अभी उन्होंने बताया कि जिस रुग्ण को कुष्ठ व्याधि हो, तो अगर ऐसे रुग्ण को अगर व्रण हो जाता है तो वो कृच्छ्र साध्य रहता है। वैसे ही विषजुष्ट सांप अगर काट के जो व्रण बनता है वो कृच्छ्र साध्य होता है। इसका चित्र हम आगे देखेंगे। शोषिणाम यानी सर्व धातु का क्षय होने के बाद ऐसे व्यक्ति को अगर व्रण हो तो भी कृच्छ्र साध्य होता है। और मधुमेह नाम, जिसको डायबिटीज है, जिसको मधुमेह है, जिसके मूत्र में पिपीले का आने की संभावना रहती है, तो ऐसे लोगों, ऐसे रुग्णों में ये व्रण कृच्छ्र साध्य रहते हैं। अभी हम इसे देखते हैं कि कई रुग्ण हमारे पास आते हैं कि नॉन हीलिंग वुंड्स लेके आते हैं, उनकी जख्म भरती ही नहीं, ऐसी उनकी अवस्था रहती है। तो ये किस प्रकार के लोग हो सकते हैं उसके बारे में इस सूत्र में विचार किया गया है। तो कुष्ठ हो सकता है, कुष्ठ जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं। अब ये कुष्ठ साध्य क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा विवेचन करेंगे। कुष्ठ में आप तो जानते हैं यहाँ संवेदना नष्ट हो जाती है। जब भी व्रण होता है तो व्रण भरने के लिए क्या क्रिया अपेक्षित है कि व्रण जहाँ है वहां से जो ज्ञान तंतु हमारे मस्तिष्क तक संवेदना लेके जाएंगे और उसके बाद में मस्तिष्क से आज्ञा निकलेगी
और वहाँ जो व्रण वस्तु रहेगी उसको रिप्रोडक्शन की आज्ञा रहेगी। तो इस प्रकार का ये चक्र है। तो कुष्ठी या लेप्रेसी के रुग्णों में वह मेंदु को उसकी संवेदनाएं न पहुंचने की वजह से ये पृष्ठ व्रण हो जाता है। वैसे ही मधुमेह, मधुमेह तो आपको मालूम है कि ये विषयुक्त व्रण जो है उसके बारे में हमने कहा कि हम आगे एक चित्र बताएंगे, तभी आप उसकी कथा सुनेंगे। अभी कई व्रण ये असाध्य हो जाते हैं। ये कब हो जाते हैं इसके बारे में सुश्रुताचार्य कहते हैं कि प्राणमावसक्ष्या श्वास कास अरोचक पीड़िता प्रवृद्ध पूय रुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु। देखिए, मर्म स्थान जो बताए गए हैं वो मर्म स्थान में अगर कोई व्रण होता है तो ज्यादा करके वो असाध्य होता है, क्योंकि उसमें जो आवश्यक उपचार रहते हैं वो पूरी तरह से हम कर नहीं सकते। और उसी के साथ साथ मांसक्षय हो, होते हुए उसमें श्वास कास अरोचक होता है और उसमें दुष्ट रक्त और पूय, ये इनका जो प्रमाण रहता है वो घटता नहीं है। इस अवस्था में ये व्रण असाध्य हो जाते हैं। अभी ये जो व्रण हमने बताए हैं इनके लिए चिकित्सा कैसी करनी चाहिए उसके बारे में चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य इन दोनों ने भी कई उपक्रम बताए हुए हैं। सुश्रुताचार्य ने जो उपक्रम बताए हैं वो उपक्रम षष्ठी यानी 60 है। और इसमें जो 60 प्रकार के उपक्रम जो है उसमें विश्रावण यानी रक्तमोक्षण का उल्लेख 2 जगह किया हुआ है दोष शोधन के लिए। इसमें क्रिया में तो कोई फर्क नहीं होता है, फिर भी ये 2 बार बताया गया है। और आप आगे देखेंगे उसमें कृष्ण कर्म और पांडु कर्म बताया है। जब व्रण घाव भरने के बाद अगर उसमें पांडुता आ गई तो उसका कृष्ण कर्म करना पड़ता है। और अगर घाव वो श्वेत हो गया, जैसे कि आपको मालूम है कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं वो अगर गिर गए और साइलेंसर से वहां दहन हो गया, अग्निदग्ध हो गया, तो फिर वहां जो घाव रहता है वो कई दिनों तक श्वेत रहता है। तो वहां कृष्ण कर्म करना चाहिए। और जब भी घाव भरने के बाद वहां कार्ष्ण्य आ जाता है तो पांडु कर्म करना चाहिए। और इसके साथ साथ षष्ठी उपक्रम में उन्होंने प्रतिसारण भी बताया हुआ है। प्रतिसारण इसका अर्थ है कि सवर्णीकरण। अभी ये कृष्ण कर्म और पांडु कर्म ये दोनों बताने के बाद इसकी आवश्यकता तो नहीं लगती थी, फिर भी बताया हुआ है। अभी इसमें जो षष्ठी उपक्रम है उसमें सर्पी इसका उल्लेख 2 बार आया है। और उसका विश्लेषण करते हुए ऐसा बताया गया है कि सिद्धवृत्त या शोधनवृत्त और रोपणवृत्त, ऐसे सिद्धवृत्त का एक जगह उसका संदर्भ लेना चाहिए और केवल वृत्त का संदर्भ दूसरी जगह लेना चाहिए, ऐसा टीका में हम पढ़ सकते हैं। अभी इस षष्ठी उपक्रम में अपतर्पण से लेकर विरेचन तक जो कर्म बताए गए हैं वो व्रण शोध के कर्म बहुत सारे बताए गए हुए, और बाकी जो रहते हैं वो व्रण के रहे। ये षष्ठी उपक्रम हमने देखे सुश्रुताचार्य जी ने जो बताए वो। चरकाचार्य कहते हैं कि 36 केवल 36 होते हैं। और ये 36 उपक्रमों में वहां भी अनेक
षड्विध शस्त्रकर्म बताए गए हैं, जैसे कि पाटन, वेधन, लेखन, छेदन, प्रच्छान, सीवन, इस प्रकार। और ये उन्होंने 36 बताया है। अभी इसकी जो चिकित्सा हम करते हैं, तभी सबसे पहले व्रण धावन करते हैं। तो व्रण परिचय कई अपवाद की मदद से हम कर सकते हैं। अभी अगर शुरू में हो, व्रण जब भी शुद्ध नहीं होता है, मतलब दुष्ट होता है, तभी वो अगर मेह व्रण हो या कुष्ठ व्रण हो, तो आरगवदादि गण के द्रव्य हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो सुरसादि गण का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रण शोधन के लिए और एक गण बताया गया है वाग्भटाचार्य जी ने, जो अर्कादि गण नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर शोधन क्रिया करनी हो, तो इन गणों से बना हुआ क्वाथ से आप वो कर सकते हैं। अगर व्रण का रोपण करना हो, तो प्रियंगवादी गण और अम्बष्ठादि गण, इनकी सहायता से हम परिचय कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभी ये तो ग्रंथ में बताया हुआ है। हम हमारी बहुत सारी जो चिकित्सा रही, वो बिल्कुल छोटे देहात में हुई। और इस हिसाब से, जैसा कि आपको हमसे पहले अनिल दुबे जी ने बताया था, कि इस चिकित्सा का जो खर्चा रहता है वो कम से कम होना चाहिए। और देहात में होने की वजह से हमने भी वैसा ही किया कि किसी भी चिकित्सा का खर्चा कैसे कम हो। तो इसके लिए हमने देखा कि त्रिफला क्वाथ का परिचय अगर किया जाए, तो वो अच्छा उसका परिणाम दिखाई देता है। और अष्टांग हृदय में बताया भी है कि ये व्रणरोपण है। त्रिफला क्वाथ जो है व्रणरोपण है, और इसको दुष्ट वर्ण में भी हम उसका परिचय कर सकते हैं, क्योंकि वो त्वगत क्लेद जित है। ये व्रण जो होता है, वो त्वगत क्लेद जब तक कम नहीं होता है तब तक भरता नहीं है। तो इन दोनों हिसाब से हमने ये त्रिफला क्वाथ चुना, और उसका हमने परिणाम देखा, और बहुत अच्छा परिणाम उसका मिलता है वो परिचय के लिए। और अब यह त्रिफला क्वाथ जो है, जहां वेदना ज्यादा रहती है, मतलब वात प्रधान व्रण हो, तो वहां हम उसका प्रयोग, वातक प्रधान हो या कफ प्रधान हो, तो उसमें हम उष्ण क्वाथ से धावन करते हैं। और आप तो सब जानते हैं कि जब भी कोई भी जीपी जनरल प्रैक्टिशनर रहता है, तो व्रण धावन के लिए या तो वो डेटॉल, बिटाडाइन या यूसॉल, ऐसे ऐसे रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल करता है, और वो कुछ गरम वगैरह करके नहीं देता है। वो वैसा ही जैसा होता है वैसा ही वापरता है। तो जब हमने ये देखा कि पेशेंट कंप्लायंस जिसे बोलते हैं, ये गर्म क्वाथ होने की वजह से कई छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ ही व्रण कर्म के लिए आते हैं, क्योंकि दूसरी जगह अगर वो गए तो वहां वो शीत द्रव्य से उसका धावन करते हैं। इसकी वजह से उनकी वेदना बढ़ती है और चुभन लगती है। तो इस प्रकार खाली इसका इसमें निषेध भी देखना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज वापरते हैं तो निषेध भी देखना चाहिए। ये हमने बताया कि अगर वो वात प्रधान या कफ प्रधान हो, तो आप उसको पोषण करके उसका वापर कर सकते हो। लेकिन
अगर वो पित्त प्रधान हो, रक्त प्रधान हो, विषयुक्त हो या अग्निदग्ध हो, तो ऐसे व्रणों में शीत प्रयोग ही करना चाहिए, इसको भूलना नहीं। अभी व्रणकर्म ये सुश्रुत ने जो बताया है, वहां उन्होंने बताया है, अभी ये जो सूत्र है सूत्र स्थान 5 का, वो शस्त्र कर्म के बाद के व्रण का है। अभी हम इसमें ज्यादा विवेचन नहीं करेंगे। व्रण धूपन, अभी देखिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है या एंटीसेप्टिक की आइडिया कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो धूपन कर्म है, अभी कोरोना का काल चालू है, तो कई वैद्यों की सलाह है कि ये धूपन कर्म को बढ़ावा देना चाहिए, और वही सही है। तो ये धूपन जो रहता है, इस धूपन से, धूपन की गर्मी से और उसमें से जो भी धुआं निकलता है, उसकी वजह से वहां की हवा वातावरण शुद्धि हो जाती है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, गुग्गुलु, अगरु, सर्जरस, वछा, गौर सर्षप सर्षप यानी राई, और उसके साथ लवण, नींबपत्र, ये सब मिश्र करके उसमें आज्य युक्त, मतलब उसमें घृतम मिला के उसका अगर धूप बनावे तो उसी से धूपन कर्म करे तो सबसे अच्छा रहता है। अभी जब भी हम व्रण धूपन करते हैं तो सिर्फ व्रण का नहीं करते, व्रण के पट्टबंधन के लिए जितने भी सामग्री रहती है, उस सभी का, वो ड्रेसिंग बैंडेज लेके, वो कॉटन हो या कुछ जो भी पट्टबंधन के लिए आवश्यक रहता है, वो सभी सहायक द्रव्यों का हम धूपन करते हैं, और उसके साथ साथ व्रण का धूपन करते हैं। और जिस कक्ष में हम व्रण कर्म करते हैं, उस कक्ष का भी धूपन करते हैं, और इस हिसाब से हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर बात की जाए तो हम तो कहते हैं कि अभी जो कोरोना अगर कंट्रोल में लाना चाहिए तो कई यज्ञ करने चाहिए, और उसके साथ साथ धूपन भी हो जाएगा, और ये सभी जो महामारी है उसका शमन हो सकता है। तो अभी और भी उन्होंने कई सारे द्रव्य इसके लिए बताए हैं। देवदारू है, सर्जरस है। इससे क्या होता है देखिए, तस्य गुणाः, अभी उसमें क्या होता है, धूपनात् वेदनोपशमो, वेदना कम हो जाती है। उसके साथ साथ व्रणवैशद्यम, व्रण में विशदता आ जाती है, यानी वो साफ सुथरा बनता है। और आश्रावोपशमः, उसमें जो स्राव निकलता है उसका भी उपशम हो जाता है। उसके और भी उन्होंने यहाँ बताए हुए हैं। सर्षप अरिष्टपत्राभ्याम, अभी सर्षप यानी राई, अरिष्टपत्र यानी अरिष्टक नहीं है, यहाँ निम्बपत्र अपेक्षित है, सर्पिशा लवण जो, और इन चारों का मेल लेकर अगर आप द्विराहकार धूपम दिन में 2 बार ऐसे 10 दिन तक करेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। और हम जब भी धूपन करते रहे तो ये लास्ट जो हमने बताया, सर्षप, अरिष्टपत्र, सर्पी और लवण, इनका ही धूपन किया तो उसके भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें मिले। अभी व्रण शोधन और रोपण के लिए हमने आपको कई अष्टांग हृदय में जो शोधन रोपण गण बताए हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए जैसा बताया गया है। लेकिन जैसा हमने कहा कि कम से कम सामग्री में हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी व्रण का शोधन करना हो तो उसके लिए हमने मधु, इसके साथ टंकण लाई का उपयोग किया। आप सभी को मालूम है, मधु है उत्कृष्ट व्रणारोपण है,
और उसके साथ टंकण लाई अगर दिया गया तो आपको मालूम है कि ये व्रण जो रहते हैं उसमें स्लफ स्लफ रहता है, यानी दुष्ट व्रणों की जो लक्षण बताए गए हो। और ये स्लफ जब भी क्रॉनिक हो जाता है तभी वो व्रण के अंदर घुसा हुआ रहता है। तो घुसे हुए उस स्लफ को निकालने के लिए हम टंकण लाई का उपयोग करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि टंकण लाई का उपयोग, और जब भी हमारी श्वास नलिका में कफ चिटक के रहता है तो उसको छुड़वाने के लिए इसका टंकण का बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो उसी हिसाब से हमने ये सोचा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है कि हमने कम से कम दाम के लिए ये सब चुना हुआ है। उसके बाद में रोपण कर्म जब भी करना हो तो यष्टिमधु जैसे घृत आप उपयोग कर सकते हैं, या पुराण घृत अगर आपको मिले तो पुराण घृत के कई सारे अच्छे रिजल्ट है। आपको शिवाजी महाराज मालूम है, उन्होंने कई सारे किले बनाए। वो किलों में एक एक जो कूप रहता था तो उसमें सिर्फ घृत भरा हुआ रहता था। वो जितना पुराना हो सके उतना, क्योंकि वहाँ या तो बाण से या तो तलवार के घाव से ऐसे जो घाव बनते थे सैनिकों में, तो उनको जल्दी ठीक होने के लिए एक पुराण घृत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहाँ किया हुआ दिखाई देता है। और वही सच है, लेकिन अभी घृत मिलते ही नहीं तो पुराण घृत की बात ही छोड़ दे। तो यहाँ वो उसका एक ही मतलब दोष है ये पुराण घृत का, कि उससे जब आप पट्टबंधन करते हो तब वो बहुत सारा चुभता है, बहुत उससे चुभन होती है यही, और वेदना होती है, और उसको सहन करने के लिए उतना ही तगड़ा गड़ी होना चाहिए। अभी इसमें अभ्यंतर चिकित्सा कई प्रकार की दी जाती है। काढ़ी काढ़ी हेलो 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 हाँ हेलो, बालक कहीं बोल रहे? हेलो, तो ये अभ्यंतर शिखर पण चिकित्सा के लिए, हेलो माईक करू शकता? हाँ हा काय नाही हेलो सर, माईक ऑन झाला. हाँ, हॅलो. माइक ऑन है। हाँ, ऑन है ना? हो हो सर, कंटिन्यू करू. हाँ ठीक है, ठीक। तो अभ्यंतर चिकित्सा के लिए हमने गोक्षरादि गुगुल इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा देखा है, और उसके साथ में सूक्ष्म त्रिफला, ये आपको मालूम है। ये सूक्ष्म त्रिफला को हमने कई दृष्टि से हमने उसका इस्तेमाल किया है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है, और शोथनाशक भी है। इस हिसाब से हमने सूक्ष्म त्रिफला के भी कई उपयोग किए हुए हैं। अभी आपने अभी हमसे सुना कि जो षष्ठी उपक्रम है उसमें कई सारे उपक्रम ऐसे हैं कि जिनको हम व्रण के पश्चात कर्म कह सकते हैं। जैसे कृष्ण कर्म है जो हमने बताया कि जहाँ पांडु वर्ण आता है घाव भरने के बाद, तभी यह कृष्ण कर्म किया जाता है। पांडु कर्म ये जब भी घाव काला होता है, घाव का वर्ण ठीक होने के बाद काला रहता है, तभी प्रतिसरण, इसके बारे में हमने आपको बताया है। रोम संजनन, अभी जहां रोम रहते हैं तो व्रण के बाद अगर वो रोम नहीं रहे तो रोम का संजनन होने के लिए सुश्रुत चिकित्सा स्थान 1 और चरक चिकित्सा स्थान 25 में कई सारे उपाय बताए गए हैं। रोम शातन, जहाँ रोम नहीं होने चाहिए
वहां अगर रोम आए तो भी उसका भी इलाज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उत्साधन, उत्साधन यानी जो व्रण भरने के बाद उसकी सतह से अंदर दबे हुए लगते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए। और अवसाधन, ये बढ़े हुए व्रण को, मतलब उसमें दुष्ट मांस आता है तो उसको निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अभी बाह्य चिकित्सा में हमने किस किस चीजों पर ध्यान दिया है बताता हूँ। दुष्ट व्रण वस्तु निर्हरण, ये सबसे पहले, जिसे हम स्लफ कहते हैं। ये हमने एक फोटोग्राफ में देखा है, वो पीत सदृश उसका स्वरूप होता है। तो वो दुष्ट व्रण वस्तु का निर्हरण ये सबसे पहले चीज होती है। जब तक वो दुष्ट व्रण वस्तु निर्हरण नहीं होती तब तक घाव भरता नहीं है। इसके बाद में त्रिफलाक्वाथ का परिचय किया, उसके बाद में व्रण धूपन किया, और यथावस्था उसके बाद में व्रण शोधन या व्रण रोपण औषधियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद में पट्टा बंधन किया। और वहाँ जैसे हमने बताया धूपन, ये स्थान का भी धूपन, व्रण का भी धूपन, और व्रण के लिए जो सामग्री रही उसका भी धूपन किया। अभी ये जो है पथ्यकर आहार, ये अभी हम इसके बारे में ज्यादा बताते नहीं है, क्योंकि हमें अब थोड़ा विवेचन बाकी है। ये सूत्र स्थान 19, सूत्र स्थान एक एक यहाँ एक ही लाइन है, वो बताते हैं व्रणाच्या मधुमेहाचे पानीय मंथम आचरण। इसके इससे आपको पता चलेगा कि इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि क्लेद बढ़ने की संभावना रहती है। तो और चरक सुश्रुत चिकित्सा था एक में बताया है कि वो आहार लघु होना चाहिए, उष्ण अग्निदीपन होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। पथ्यकर विहार, ये व्रणितागार जो रहेगा, जिसमें हम व्रणित पेशेंट को अगर इंडोर में रखा तो कैसा होना चाहिए, आतव वर्जित वर्जित निवात प्रशस्त शुचि, ऐसा होना चाहिए। और उसमें प्राक्षरस्कम शयनम कहा है कि पूर्व दिशा में उसका सिर होना चाहिए। और वो जो उसके साथ में जो भी परिचारक रहेंगे या तो उसके मित्र रहेंगे, वो अनुकूल रहना चाहिए, मतलब वो अच्छी बातें करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि इसके पेशेंट को आते हैं, वो कैसा ठीक नहीं हुआ, ये फलाना ठीक नहीं हुआ, उसको वो मर गया, ऐसे बुरी बातें बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अभी अपथ्य आहार में आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है। और ये अपथ्य का जो है, ये सुश्रुताचार्य ने बताया है कि एष विज्ञेय पूय वर्धना, जो क्यों नहीं करना चाहिए, इससे पूय बढ़ता है। अपथ्य का विहार भी आप यहाँ देख सकते हैं। अभी यहाँ हम व्रण के लिए विशेषता जो डायबिटिक वुंड रही, या तो कुष्ठ की वुंड रही, या तो जहाँ विष सांप के काटने से व्रण रहे, इन सभी में हमने जलों का चरण बहुत सारा किया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अभी यहाँ देख सकते हो कि 14/11 को उसके व्रण की स्थिति और 19/11 को उसमें हुआ फर्क। अभी ये जो पेशेंट था ये इसका खुद का बड़ा होटल और लॉज था, तो उसको पाव काटने की सलाह दी गई थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 17/1 का जो फोटो है उसमें कि उसको सेल्यूलाइटिस है, तो उसको बिलियनी एम्पुटेशन का सलाह दी गई थी। उसको हमने इस प्रकार से जलों का लगाई, तो उसके बाद में उसके यहाँ 2 घाव थे, एक एड़ी के यहाँ था, और जो जंघा भाग दिखता है वहाँ सेल्यूलाइटिस था। तो इस प्रकार वो घाव अच्छा हुआ। देखिए शुरू में ऐसा था जैसा 18/1 को दिखाई देता है, और 14/2 के बाद वो कम
हेलो। तो यहाँ जो बताया है, तो इस पेशेंट को गृह धर के बताया, क्योंकि ये पेशेंट हमारे यहाँ 2 बार एडमिट हुआ था। पहले बार वो ठीक हुआ और फिर घर जाने के बाद उसको लगा कि अभी हम मुक्त हो गए। ये डायबिटीज का पेशेंट था। तो उसको दारू पीने की आदत थी और उसके साथ में वो काजू खाना शुरू किया, वो खारा सिंह खाना शुरू किया और उसके बाद में फिर वो सभी जख्म बढ़ गए और उसके बाद में फिर वो हमारे पास आया और फिर ठीक होके गया। उसके बाद हमने हमको बताया कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम पथ्य रखेंगे। तो पथ्य का महत्व कितना रहता है ऐसी ऐसी जगहों में, उसका आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ये जो रुग्णा थी उसका बिलो ने एम्पुटेशन हुआ था। 22 दिन को जब हमने पहली बार देखा तो आप देख सकते हैं कि व्रण कितना दुष्ट है। उसमें बहुत सारा स्लफ है और डेब्रिस है। अभी 24 को जब हमने उसको साफ किया, 24 दिन का चित्र आप देख सकते हैं। उसको भी हमने जलोकाचरण का उपयोग किया और उसके बाद में ये जख्म इस प्रकार भरती आई। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लास्ट में अभी ये 22 दिन की जख्म आप बाई तरफ देख सकते हैं और दाई तरफ आप देख सकते हैं 26। यहाँ जो ये जो पेशेंट है इसका शुरुआत तो फोटोग्राफ हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि वो जब भी हमने हमारा मोबाइल सर्विसिंग को दिया था तो उसने पूरा फॉर्मेट मारा तो फिर वो चला गया। लेकिन फिर अभी ये लेटेस्ट मतलब एक कम से कम 2 महीने के बाद का ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इसको रसेल वाइपर करके जो सांप का प्रकार है तो उसने काटा था। यहाँ 21 आकार के जो फोटो है उसमें आप 2 उसके फैंग के चिन्ह देख सकते हैं और उसके बाद में उसने कई तरह के इलाज किए थे। आप अभी हमने सूत्र सुना कि कुष्ठिनाम मिचजुष्टानाम शोषणा मधुमेहणाम व्रणाकृष्णेन सिद्ध्यन्ति। तो ये उसका अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि ये हमारे यहाँ आया तभी उसके दोनों पाँव सूज गए थे। अभी दाई तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ उसकी जंघा भाग में कई छेद दिखाई देते हैं। ये छेद इसलिए कि वो उसके शोथ नाश के लिए वो उन्होंने चिकित्सा दी थी और ये इसके साथ में उसको बहुत ही मतलब उसके विष के परिणाम के अनुसार उसको बहुत ही कमजोरी आई थी और अभी वो पहले ड्राइवर था, अभी वो फिर ड्राइविंग चालू किया है उसने। ये सारे संदर्भ है कि 20 संदर्भों से हमने इसका विवरण किया है और इसके साथ में बहुत समय होने के हिसाब से हमें यहाँ हम हमारे आपकी रजा लेते हैं। उसके पहले हम सापा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद इतना 1 तास 1 घंटा बात कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद है। और इस ऐसे आप सब विद्वजनों के आगे ये काम सादर करने का हमें मौका दिया, इसके लिए हम सापा के विशेषता सतीश भट्टर सर उनके हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी है उन्होंने ऑनलाइन व्याख्यान आरंभ किया तभी उनका हमें फोन आया था कि साहब आप अगर हमारे यहाँ कुछ अपना व्याख्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो तभी तो हमारे यहाँ रेंज अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे छोकरा जो है उसने खास उसके लिए हमारे लिए यहाँ केबल नेट लिया और उसके हिसाब उसके वजह से हम यहाँ ये आपको कुछ बता सके। ये स्लाइड्स तैयार करने का भी काम उसने, डॉक्टर मिहिर हमारा छोटा
पुत्र, उसने किया है। तो उसी प्रकार मकवाना साहब ने हमें इस तांत्रिक के लिए बहुत सारी सहायता दी है, इसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। और आप सभी विद्वज्जन आज इसके लिए उपस्थित हुए, इसके आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा व्रण का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और शास्त्र सम्मत ऐसे दे दिया। अब वक्त है श्रोताओं के शंका समाधान का, और हमारे इस सत्र के सूत्र मैं वैद्य महेंद्र बोर्डे सर जी को सौंप रही हूँ। वैद्य महेंद्र जी। थैंक यू कबड्डी मैडम। सर एक क्वेश्चन है, पुराण घृत का स्टोरेज कैसे करना चाहिए? कैसा है, पुराण घृत का स्टोरेज अगर करना हो तो या तो ग्लास के बर्तन में करना चाहिए, नहीं तो चीनी मत्ती का जो बर्तन रहता है उसमें करना चाहिए। और आदर्श है कि अगर कथील का बर्तन हो तो सबसे आदर्श रहता है, तो उसमें डालते रहना चाहिए और जितनी बरस तक वो रह सके उतना अच्छा रहता है। ओके सर। कुछ पेशेंट्स जो रहते हैं बेड रिडन रहते हैं, तो उनमें बेड सोर्स बहुत टाइम देखने को मिलती है। उस पेशेंट का हमें कैसा विचार करना चाहिए और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, या फिर बेड सोर हो ही नहीं, इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बात ध्यान में रखनी है, बेड सोर क्यों होते हैं? वो उनके जो बोनी पॉइंट रहते हैं इन पेशेंटों के, वो उनका घर्षण होता है। और ज्यादा करके हम देखते हैं कि सभी रुग्णालयों में जो गद्दी रहती है उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, और प्लास्टिक के साथ अगर वो घर्षण होता रहे तो ये बेड सोर होने की संभावना ज्यादा रहती है। वाटर बेड का कोई लोग वापरते हैं उसका नहीं, लेकिन सभी जगह उसकी सुविधा उपलब्ध होती है ऐसा नहीं। तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि घर्षण हमें टाल देना चाहिए, और ये घर्षण टाल देने के लिए जो भी बोनी पॉइंट्स है वहां आप शंखजरक जैसे ये श्लक्ष्ण चूर्ण अगर लगाओ तो बहुत अच्छा रहता है और घाव होने से बचना होता है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स में वुंड हीलिंग के बाद किलॉइड फॉर्मेशन दिखता है, तो ऐसा देखा जाता है आगे की जब भी वुंड हो जाएगी उसमें किलॉइड फॉर्मेशन होगा ही होगा, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? हाँ, तो अभी हमने ये बताया कि व्रण उपक्रम में व्रणावसाधन करके कर्म है। तो व्रणावसाधन उसके लिए कई क्षार वापर कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा है अग्निकर्म करना। अग्निकर्म से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। सर दुष्ट व्रण का शोधन कैसे करें, या फिर वो जो स्लफ रहती है तो उसको रिमूव करना हो तो कैसे करना है? हाँ, ये तो अभी हमने बताया है, फिर उसको रिपीट करेंगे क्या? हाँ शॉर्ट में। हाँ, ये तो हमने शॉर्ट में हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या ठीक हुआ, है, ठीक कोई है। अगर लेट ज्वाइन हुआ होगा ना, तो हाँ ऐसा हाँ, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है। है। सबसे परीक्षा ये करनी है कि व्रण दुष्ट है या नहीं। तो हमने जो आपको स्लाइड बताई है, तो उस हिसाब से आप उसका दर्शन करके आप पता लगा सकते हैं। शायद आपको दिखाई देती हो, तो अभी हमने वो पुराने एक दिखा हुई स्लाइड यहाँ बताई है, आप देख सकते हैं क्या? हेलो? हाँ सर दिख रही है, यस 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 हाँ दिख रही है। हाँ, तो ये जो स्लाइड है इसमें 22 दिन की जो स्लाइड है वो दुष्ट व्रण की है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्लफ है। अभी इस स्लफ को साफ करने के लिए जो हम द्रव्य
उपयोगी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो व्रण शोधन होना चाहिए। और इसके लिए हमने बताया कि हमने एकदम कम से कम दाम में उपलब्ध होने वाला टंकण भस्म और मध इसका इस्तेमाल किया है। टंकण इसके लिए किया है कि ये जो अभी अब आप दुष्टव्रण देखते हैं इसमें वो बहुत सूक्ष्मतम जगह तक जाके पहुंचता है और ये जो स्लफ है उसके कई सारे जड़ अंदर घुसे हुए रहते हैं, उनको निकालना बहुत कष्टदायक होता है। ये कई जगह हमें काटना भी पड़ता है, लेकिन वो सोच के काटना है कि हम स्लफ ही काटते हैं, कोई त्वचा नहीं काटते। तो इस प्रकार उसका पहले शोधन करना चाहिए और उसके बाद ही आप उसका रोपण के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद सर अवैस्कुलर नेक्रोसिस में क्या कैसे हम सोचेंगे? हाँ, देखिए, अवास्कुलर नेक्रोसिस इसका मतलब है कि ये मार्गावरोध है और ये मार्गावरोध के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो जलों का है, क्योंकि जब हम जलों का वापरते थे हमने ऐसा एक आर्टिकल हमने रीडर्स डाइजेस्ट में तो पढ़ा था कि डीपर वुंड्स आर डीपर clots, deeper thrombi are easily destroyed with the help of the saliva of the leeches, ऐसा हमने पढ़ा था। तो उसका उपाय हमने कोरोनरी ब्लॉक में किया था और उसके भी हमें कई सारे अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं। तो उस हिसाब से अवास्कुलर नेक्रोसिस में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर से उनको अस्थि पोषण और उसके लिए चिकित्सा करनी चाहिए और तिक्त क्षीर घृत बस्ती दे सकते हैं। सर बहुत चलने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल वारी वगैरह में जो वारकरी चलते हैं हाँ ज्यादा, उनके हाँ पैरों में हाँ छाले आ जाते हैं, तो उस हाँ टाइम छाले हुई नहीं या फिर वो अवॉइड करने के लिए या फिर होने के बाद उसकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हाँ, दोनों प्रकार हम बता सकते हैं। न हुए इसके लिए सबसे अच्छा है स्नेहन। कोई भी जो इजीली अवेलेबल तेल हो, तो जब भी वारी में जाते हो तभी सुबह निकलते जब भी हो तभी निकलते समय ही उसको अच्छी तरह से वहाँ स्नान करना चाहिए और उसके बाद में पाँव में ग्लोव्स डालने चाहिए। और अगर हो गए तो उसमें दो प्रकार के ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। या तो उनको व्रण की चिकित्सा जैसे शोधन और रोपण दे सकते हैं, नहीं तो अगर उनके वारी पूरी होने के बाद उनको जलों का लगाए तो भी वो घाव ठीक होने में मदद होती है। हैं? ओके सर। सर आपने व्रण के परिषेक के लिए त्रिफला कवच बोला था, तो वातज हाँ और कफज में हमें गर्म यूज करना है, तो फिर पित्तज में हाँ ठंडा यूज करना है या फिर हाँ गर्म हाँ, ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमने बताया कि पित्त प्रधान, रक्त प्रधान और विषैले जो व्रण होते हैं विष के कारण होने वाला, अभी हमने एक स्लाइड आपको बताई थी। अगर वैसा हो तो उसमें शीत का ही या अग्निदग्ध व्रण हो तो भी उसमें शीत का ही प्रयोग करना चाहिए। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हम जब टंकन लाई और मधु यूज करते हैं, तो जो हाँ, वुंड का जो मुख है उसे बंद करना है या ओपन रखना है? नहीं, उसको हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर ओपन रखी
तो उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। ये सुश्रुताचार्य ने वो बताया है, जो व्रणित आगार जो लिखा है उसके अंदर मक्खी नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले लिखा है। तो मक्खी ऐसे अगर बैठी तो वो कई सारे जंतु लाती है और उससे व्रण कर्म बहुत दिक्कत होती है व्रण कर्म में। तो इसके लिए वो व्रण बंद करके रखते हैं तो अच्छा रहता है। और जो धूपन करते हैं तो उसका कुछ डिस्टेंस, यानी एक फीट दूरी से करना है या 2 फीट, ऐसा कुछ? नहीं, जो घाव रहता है वो जितना नजदीक हो सके उसको जलना नहीं चाहिए, मतलब जलन होना नहीं चाहिए, इतनी लंबाई से कर सकते हैं। और उसी तरह वो व्रण पट्टबंधन की सामग्री और उस रूम का भी आप धूपन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं आदरणीय भट्टर सर को विनंती करता हूँ कि अध्यक्षीय समारोह करिए। भट्टर सर, आदरणीय भट्टर सर। धन्यवाद महेंद्र। सर प्रणाम, सतीश बात कर रहा हूँ। प्रणाम हाँ, सर, नमस्ते आपको बात चाहिए नमस्ते। और बहुत दिन से आपका भाषण सुनने की बहुत इच्छा थी, जो आपने आज पूरी की है। बहुत ही गांव में रहते हुए नेट का बहुत ही तकलीफ होते हुए भी आपने हमारी ये इच्छा आपने पूरी की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर चाहूंगा, सर ने कोरोना का कोरोना ही आ रहा हूं मैं, कार्डियक पेशेंट में या ब्लॉक में भी जलोका लगाई थी। मुझे याद है सर, मैंने 96-97 को एक लेख लिखा था इस पर, जलोका चारण पर। तब आपने मुझे लेटर लिखकर उस पर सब मालूमात दी थी। तब से पहली पहचान मेरी तब से हुई। इतने बड़े, इतने सीनियर होकर भी सर ने मुझे, मेरे सिर्फ एक आयुर्वेद पत्रिका में आए हुए लेख को उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ऐसे बहुत केसेस किए ना, उसको अच्छे रिजल्ट से तुम आगे जाओ। 96 का दौर ऐसा था कि उस वक्त मार्गदर्शन के लिए लेटर, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो भी सर ने कुछ पहचान ना होते आयुर्वेद पत्रिका से मेरा एड्रेस निकालकर मुझे एक लेटर भेजा था, मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद सर मैंने जो प्रशंसा या जो पाठिंबा चाहिए, जो पीठ पर हाथ चाहिए, वो इनडायरेक्टली आप तो बोलकर आपने रखा और हमने किया। ऐसे बहुत से कम गुरु है कि जो खुद होकर शिष्यों को देते हैं, यानी सर उसमें एक है। आप सर का व्रण चिकित्सा में काम काफी बड़ा है और उन्होंने अभी बताया भी व्रण चिकित्सा है। सबसे बड़ी बात, गांव में रहकर, हम लोग शहर में रहते हैं, शहर में सब सुविधा रहती है, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन गांव में रहकर जो उन्होंने ये काम किया, उससे ज्यादा बड़ी बात कि उसके पहले वो पोद्दार आयुर्वेद में थे। पोद्दार आयुर्वेद में रहकर एक मुंबई में रहने के बाद गांव में गया और लोगों की सेवा की। सही में सर से एक गुण हम सभी ने लेना चाहिए, गांव में जाकर काम करना चाहिए। और वही प्रेरणा नाना जी ने भी की है और सर जी भी वही प्रेरणा हमें देते हैं। सर व्रण चिकित्सा में जलोकाचारण का ज्यादा मैंने वेरिकोज वेन में काफी अच्छा रिजल्ट देखा है। वेरिकोज अल्सर में जलोकाचारण के काफी रुग्णों को हमने रिजल्ट पाए हैं। और टंकन का व्रण शोधन के लिए और त्रिफला धावन के लिए भी अच्छा उपयोग होता है। इस सर के बाद मैंने कुछ बताना यही गलत होता है। एक्चुअली सर के वक्तव्य में मैं अध्यक्ष ना, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। लेकिन सर सपा के सब लोग मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हर वक्त वो बोलते हैं क्या व्याख्यान का आखिरी सेशन आप किए, इसीलिए मैं सिर्फ आपने हमारी विनंती को मान लिया, इसलिए धन्यवाद के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कोई अध्यक्षीय भाषण नहीं किया सर, आप ही सब हो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमित। हेलो, कबड्डी मैडम, समारोह करा। कबड्डी हाँ। मैडम। हाँ, धन्यवाद भट्टर सर जी। और
मैं अभी आज मैं आप सभी श्रोतागणों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छे से ये सब सर के व्याख्यान का, उनके ज्ञान का लाभ लिया। तो आज का सेशन समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करती हूँ। शुभ रात्रि।